हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अब देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये वर्गमूल क्या होता है। तो देखो इससे पहले वाली प्रश्नावली जो है उनमें हमने किसी भी संख्या का वर्ग करना सीखा है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो 2 का अगर मुझे वर्ग करना है तो 2 का वर्ग ऐसे लिखा जाता है ना। अब 2 का वर्ग कितना होगा, मतलब 2 को हमें 2 बार गुणा करना है जो कि कितना होता है, 4 होता है। वैसे ही अगर एग्जाम्पल के लिए मुझे 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणा 3 करेंगे जो कि होता है 9। ठीक है, ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ी है। अब देखो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि ये वाली संख्या से हमने क्या निकाला है, इस वाली संख्या को निकाला है। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा करते हैं। मतलब ये संख्या हमें दी जाती है और इस वाली संख्या से हमें ये संख्या निकालनी होती है कि ये संख्या किसका पूर्ण वर्ग है, ऐसे हमें निकालना होता है। अब देखो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम ये मानते हैं कि मान लीजिए 9 का वर्ग हमें मतलब कोई संख्या हमें दी है 9। अब मुझे ये निकालना है कि ये संख्या किसका वर्ग होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो इनका गुणनखंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 के गुणनखंड करेंगे। देखो 3 का भाग 2 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो 3 का भाग इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर दोबारा इसमें देखो 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 9 लिखो या 3 गुणा 3 लिखो, देखो एक ही बात होती है ना। अब क्या करना होता है कि ये दो संख्याओं के बदले मैं केवल एक ही संख्या लिखूंगा। अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के बदले केवल एक ही संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 हम कर सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 9 का वर्गमूल अगर मुझे निकालना है, वर्गमूल का मतलब यही होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी ये चीज़ आपको पता लगी होगी कि संख्या 9 दी है। अब देखो इस संख्या से हमें ये वाली संख्या बनानी है, तो 9 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखो बराबर का साइन इस प्रकार से होता है, वर्ग का साइन कैसे होता है, 2 के ऊपर ऐसे वर्ग लगाया जाता है। वैसे जो वर्गमूल का साइन होगा वो इस प्रकार से होगा 9, और अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो इस प्रकार का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे वाला साइन लगा होगा इसका मतलब समझ जाना कि हमें क्या करना है, उसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल कैसे करेंगे हम, ऐसे या इस प्रकार के मेथड से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 64 का वर्गमूल निकालना है कि 64 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ये चीज़ तो पता है ना कि अगर मैं 8 का वर्ग करूँगा तो कितना होता है, 64 होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। बट अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता होती, बहुत बड़ा नंबर दिया होता है, ये चीज़ नहीं पता होती, तो कैसे निकालते, ये जो 64 हमें दिया है इसके गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 का भाग जाएगा तो 32 दूनी 64 होगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 16 दूनी 32 होगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो 8 दूनी 16 होगा। फिर 2 का भाग जाएगा 4 दूनी 8 होगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4 होगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो लास्ट में 1। तो देखो 64 को ऐसे लिखा जा सकता है, क्या 2 कितनी बार आ रहा है, 1 1 2 3 4 5 है। 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, वर्गमूल करने के लिए अगर मुझे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के बाद दो संख्याओं के बदले एक संख्या लिख देंगे। मतलब ये दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। इन दोनों के बदले यहाँ पे 1 2 लिख दिया। वैसे ही इन दोनों के बदले यहाँ पे 1 2 लिख दिया और इन दोनों के बदले यहाँ पे 1 2 लिख दिया। अब इनको गुणा कर दो, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपको दिख रहा होगा हमने 8 निकाल दिया। देखो यहाँ पे मुझे ये संख्या नहीं पता थी कि किसका वर्ग होता है 64। तो हमने कैसे निकाला, गुणनखंड करके यहाँ पे 8 निकाल दिया। तो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे कहीं पे ऐसे दिया है 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे है 9। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बराबर के इधर किसी भी संख्या को ले जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये ऐसे दिया है x + 1 बराबर 9, तो अगर मुझे ये जो +1 है इसको बराबर के इधर लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लस है इसको माइनस में लिखते हैं ना। मतलब ऐसे लिखते हैं 9 - 1। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो कोई भी वर्ग कर दिया है
वर्ग या अंश में कोई ये घात में कोई भी संख्या अगर दी है, अगर मुझे बराबर के इधर इसको ले जाना है तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। अब देखो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, कहीं पे 2 लिखा है तो 2 का उल्टा 1/2 होगा ना। तो इसके बदले यहाँ पे अगर मैं 2 हटाऊँगा तो इसके बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3। अब देखो 2 तो यहाँ से हट गया, तो इसके बदले यहाँ पे लिख सकते हैं 9 की घात 1/2। अब देखो घात में 1/2 का मतलब ही ये वाला होता है, मतलब घात में 1/2 लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 के बदले 9। अब इसके बदले मैंने यहाँ पे ये वाला साइन लिख दिया। तो इसका मतलब जो √9 है या वर्गमूल 9 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होती है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग हमें दिया है तो वर्ग से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं का यूज़ करके देखो ये जो प्रश्नावली 6.3 है ये वर्गमूल पर ही बेस है। तो वर्गमूल तो आपको समझ में आ गया। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। मतलब इकाई अंक, देखो ये वाला अंक की बात हो रही है। तो इनका वर्गमूल, मतलब यहाँ पे वर्गमूल मैंने अभी आपको बताया ना कि इस प्रकार का साइन हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी संख्या अगर 0 इकाई के अंक में अगर 0 आता है, उसका वर्ग अगर मैं करता हूँ तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अगर मैं 1 का वर्ग करता हूँ तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही 2 का वर्ग होता है 4। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी संख्याएं लिख दी, मतलब इकाई के अंक में 0 से लेकर 9 तक इन्हीं के बीच में संख्याएं आएंगी ना। मतलब 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये दिया है कि रूट में, क्योंकि इसमें केवल इकाई के अंक के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रूट में इकाई के साथ में यहाँ पे इकाई के अंक में 1 है। तो देखो किसके साथ में आता है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिखो, 1 लिखो या यहाँ पे √1 लिखो, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ से 1 हटाऊँगा तो इसके बदले मैं √1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब इकाई के अंक में जिसमें 1 आएगा तो उसका जो वर्ग होगा या वो किसका वर्ग होगा, वो 1 का भी वर्ग हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके इकाई के अंक में 1 भी आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है, देखो इसके भी इकाई के अंक में 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूँ तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया है रूट हमें लगाना है। तो इकाई के अंक में आपको दिख रहा होगा कि अगर 9 का स्क्वायर है तो उसके भी इकाई के अंक में 1 भी आ सकता है। तो इसका मतलब देखो रूट के साथ में या वर्गमूल के साथ में कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसके इकाई के अंक में 1 आ सकता है। तो कौन कौन सी संख्या है वो, एक तो है 1 और एक है 9, ठीक है। एक होगी, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब फिर ये किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो और लिखो या हिंदी में लिख देना ऐसे और, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इकाई अंक की क्या संभावना है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये दोनों संभावनाएं हैं, ठीक है। वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इकाई के अंक में 6 आ रहा है। तो देखो 6 कहाँ पे आ रहा है, एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका रूट करेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। तो एक तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4, ठीक है। दूसरी संख्या कौन सी मिलेगी, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 4 आएगा। तो इसका मतलब या वो संख्या ये भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। यहाँ पे और लिख देना या लिख देना, 1 आएगा या 9 आएगा, 4 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी इकाई के अंक में 1 आ रहा है। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये हो सकता है या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। वैसे इसमें देखो लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 5 इकाई के अंक में केवल इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें इकाई के अंक में क्या आएगा, केवल 5 ही आएगा। तो यहाँ पे ये इसके आंसर हो गया। अगर अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो पहले का पहला आंसर है 1 और 9, जो कि हमने निकाला 1 और 9। दूसरे का है 4 और 8, तो इसमें दूसरे का दिया है 4 और 6। देखो मैंने कुछ गलत किया क्या, 4 और यहाँ पे देखो 6 होना था, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है। इकाई के अंक में एक तो 6 आ रहा है, ठीक है। 6 किसके आ रहा है, 6 के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया है ना। तो 6 एक तो 4 के साथ में आ रहा है, एक 6 के साथ में आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक होगी तो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। फिर तीसरे का 1 और 9, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और 9। और चौथे का लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे भी 5। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है।
अब देखो पूर्ण वर्ग का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो किसके बराबर आता है, 9 आता है। तो ये जो संख्या 9 है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, ये किसका वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या बोला जाता है। अब देखो पिछली वाली प्रश्नावली में मैंने ये भी बोला था कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं हो सकती, जब उसके इकाई के अंक में 3 आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए। इन चारों नंबर में से कोई भी अगर एक नंबर उसमें आता है तो इसका मतलब वो संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि 2, 3, 7, 8 आता है तो वह क्या नहीं होती, वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको इससे पिछली वाली प्रश्नावली में ढंग से बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें दिया है 153, तो 153 के इकाई के अंक में आपको दिख रहा होगा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि 3 नहीं आना चाहिए, अगर 3 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे ही यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इनका रीज़न यही लिख देना, आप यही लिख देना कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख देना क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि ये आता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये रीज़न इसका लिख देना। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 आ रहा है, तो देखो 8 भी नहीं आना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 आ रहा है, तो ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब अगर मुझे इसका पूर्ण वर्ग निकालना है तो हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसका गुणनखंड निकालूँ तो गुणनखंड कितना आएगा, देखो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा क्योंकि इनके अंकों को जोड़ा जाता है। 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौकू 12 और फिर 2 बचा 7 21। ठीक है, 7 और 4 11 12, फिर दोबारा 3 का भाग चले जाएगा तो ये हो जाएगा 3 चौकू 12 फिर 2 मतलब 27 होगा 9। अब देखो 49 में केवल 7 का ही भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 441 जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो देखो मैंने बोला था कि अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अगर मुझे वर्गमूल निकालना है, ये ऐसे दिखाना है कि ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, तो 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये आ गया 2 का, 2 2 के मतलब 2 संख्याओं के बदले एक संख्या लिखते हैं। तो 3 और 3 2 संख्याएं हैं, इसके बदले 1 लिखेंगे। वैसे ही इनका भी पेयर बनेगा तो यहाँ पे आएगा 7। अब इनको गुणा कर दो तो 7 ये कितना होगा 21। 21 होने का मतलब क्या है कि 21 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 441 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 21 का आ रहा है, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो बिना गणना किए, गणना तो हमने इसमें नहीं की, तो इनमें हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे गणना नहीं की, यहाँ पे हमने डायरेक्ट बता दिया और इसका मैंने रीज़न आपको यहाँ पे दे दिया। तो इसमें गणना भी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इकाई के अंक में 1 आ रहा है, तो 1 तो आ ही सकता है ना, क्योंकि 2 3 7 8 नहीं आ सकते, बाकी और जो जितना नंबर बचे वो तो आ ही सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्गमूल निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया अभी, गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे ये वाली संख्या का हमने वर्गमूल निकाला गुणनखंड के द्वारा, बट इसमें ये वाला मेथड नहीं पूछा है, इसमें दूसरा तरीका पूछा है। कौन सा, बार बार घटाने वाली विधि। अब देखो बार बार घटाने वाली विधि क्या होती है उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे 100 का वर्गमूल निकालना है कि कितना होगा, वर्गमूल का मतलब 100 और यहाँ पे आएगा रूट। ठीक है, अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस 100 में माइनस करेंगे 1 का, या ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उनका माइनस करेंगे। तो पहली विषम संख्या होगी 1, 1 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13। अब ये तब तक माइनस करेंगे जब तक हमें लास्ट में 0 ना मिल जाए। तो देखो सबसे पहले 100 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। ठीक है, अब ये जो 99 यहाँ पे आया, अब 99 में देखो 1 माइनस हो गया, उसके बाद 1 के बाद 3 आती है, तो अब यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, तो 99 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 96। ठीक है, अब 96 में कितना माइनस करना है, 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर 8 9, फिर 10 11 ऐसे माइनस करते जाना है। तो देखो 96 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 91। अब 91 में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 84 आएगा। उसके बाद 84 जो है उसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 75।
ठीक है। अब जो 75 आ रहा है इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 64, ठीक है। वैसे ही जो 64 है उसमें से 11 अब 13 माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 51, ठीक है। अब ये जो 51 आ रहा है इसमें से 13 14 15 माइनस कर दो, तो 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36, ठीक है। अब ये जो 36 आ रहा है इसमें से 17 माइनस कर दो तो कितना होगा, 17 दूनी 34, तो ये आएगा 19। अब ये जो 19 है उसमें से 17 के बाद 18 19 आता है, तो 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने क्या बोला था, विषम संख्याओं को माइनस कर दो, जब तक 0 ना आए तब तक हमें माइनस करते जाना है। अब देखो कितनी संख्याएँ इसमें हमने माइनस की या कितनी संख्याएँ घटाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं घटाई। तो जितनी भी संख्या हम घटाते हैं वही उसका वर्गमूल होता है। तो 10 संख्याएं घटाई मतलब जो 100 का वर्गमूल होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। और अगर मैं गुणनखंड वाली विधि से निकालता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का पहले 2 का भाग जाएगा 50 होगा, फिर 2 का भाग जाएगा 25 होगा, फिर 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 5 होगा, फिर 5 का जब भाग जाएगा यहाँ पे 1 होगा। तो 2 के पेयर मैंने बोला था ना, तो इन 2 के बदले 1 2 लिख दो, इन दोनों के बदले 1 5 यहाँ पे लिख दो, तो 2 गुणा 5 कितना होगा, 10। तो देखो यहाँ से भी 10 आ रहा है और यहाँ से भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो वर्गमूल ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। कौन सा, बार बार घटाने वाली विधि इसको बोला जाता है, और तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक। वैसे ही देखो 169 है, तो 169 इसमें सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे जो कि आएगा 168, उसके बाद 3 को, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो ये आप खुद ही माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 168, अब मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मैंने माइनस करके आपको दिखा दिया कि 1 3 5 7 ऐसे माइनस करेंगे। तो लास्ट में कब तक माइनस करना है, जब तक 0 ना आ जाए। अब इनको गिन लो कितनी बार ये आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11, फिर 12 और 13। तो 13 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य नहीं सॉरी विषम संख्याएं कितनी बार माइनस हो रही हैं, 13 बार। तो इसका मतलब 169 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,